खुर्रम साहब, जिस तरह राहुल गांधी को मोदी साहब ने डिसक्वालीफाई करवा दिया है मेंबरशिप से पार्लियामेंट की, तो आपकी भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान भी डिसक्वालीफाई हो जाए, और अगर अक्टूबर 2023 से पहले पहले इमरान खान डिसक्वालीफाई हो गए तो आप इलेक्शन करवा देंगे, वरना कोई नहीं? सब ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि डिसक्वालीफाई तो अदालतों ने करना है, मैंने तो नहीं करना। आई डोंट हैव, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पूरी हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट को या किसी भी शहरी को डिसक्वालीफाई कर दे। तो वहाँ फिर अदालतों का सवाल खड़ा हो जाएगा ना। तो आज तो अदालत आपके कंट्रोल में नहीं ना लग रही? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो आज मंसूर अली शाह साहब लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पैराग्राफ 38 है, क्योंकि आपने कहा अंग्रेजी पढ़नी चाहिए जो एक्चुअल है। द पावर ऑफ डूइंग ए वन मैन शो इज नॉट ओनली एनाक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट, but also is antithetical to good governance and incompatible to modern democratic norms. One man show, दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, leads to concentration of power in the hands of one individual, making the system more susceptible to abuse of power. अब वो यही कह रहे हैं ना जी कि अगर वन मैन शो होगा, ये ना सिर्फ मतरूक हो चुका है, ये गुड अच्छी हाकमियत के लिए भी के खिलाफ है ये बात, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो है, जितनी आप ताकत एक हाथ में देंगे उतनी ज़्यादा उसका जो गलत इस्तेमाल है, अब्यूज़ है, वो होगा। तो ये हमारे सामने है। उर्दू तर्जमा ये भी है, उन्होंने कहा जब शुरू में लिखते अपने फैसले में कि अदालत अगर सियासी इदारा बने तो उसकी साख ख़त्म हो जाती है, और जो आई थिंक सबसे बड़ा मुश्किल आपने इसकी तरफ इशारा किया, जजेस की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत, इंपीरियल साम्राज्य अदालत, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन शुएब शाहीन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को पहले डिसक्वालीफाई किया गया फॉर लाइफ टाइम डिसक्वालीफिकेशन, और फिर 2018 में इलेक्शन हो गया। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी 2023 में इलेक्शन उसी सूरत में होगा कि पहले इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह डिसक्वालीफाई किए जाएँ? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है वो पूछ रहा हूँ आपको। पहले भी आपको बताया था शो के अंदर कि ये 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होना। आपका मेरा यहाँ टाकरा हुआ था, मैंने कहा था हर हाल में इलेक्शन 90 डेज में होगा। चले 90 डेज से 18 दिन आगे चले गए। मैंने मुद्दबाना अंदाज में कहा था नहीं होगा जी, लेकिन मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि इलेक्शन इसी अप्रैल में होंगे, 30 तारीख को ही होंगे। उसकी वजह यह है कि कोई भी जज जो ये कहेगा कि 90 डेज़ या उसके नियरेस्ट 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होना, आज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस एक लिहाज से दोबारा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, यानी 2 स्पीकर्स सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। फिर आज का जस्टिस मुनीर कौन है? आज का जस्टिस मुनीर वो होगा जो ये फैसला देगा कि ये 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी जज अपने आप को जस्टिस मुनीर की रूह के साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। हर जज ये कोशिश करेगा कि आइन की रूह के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और आइन का तकाजा है कि 90 डेज में ही इलेक्शन होने चाहिए, आइन के ऊपर अमल दरामद हो। सर ज़्यादा देर नहीं गुजरी, 2007 में जब अकरम दुरानी ने असेंबली डिसॉल्व की थी तो 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन इकट्ठे ही हुए थे फरवरी में जाके। तो वहाँ भी 5.5 महीने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत रही थी। तो ये नहीं है कि पहले कभी हम तो सिर्फ ये यकीन दहानी चाहते हैं कि आप अक्टूबर से आगे तो नहीं जाएंगे। जी नहीं, अक्टूबर में इंशाल्लाह जब कौमी असेंबली 12 अगस्त को अपनी अभी आप दिखा रहे थे इनका फरवरी का स्टेटमेंट के जी 90 डेज में इलेक्शन होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं थी। वो बाद में सलाउद्दीन साहब के बाद वज़ारत दिफा ने वो खतूत लिखे हैं जिनको बाद में कैबिनेट ने। सलाउद्दीन साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में बैठे हैं, सैयद नज़ीर गिलानी साहब। सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने कहा कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मंदोखेल, चीफ जस्टिस बंदयाल शुड स्टेप बैक फ्रॉम द प्रैक्टिस, और वो कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू ऑल। ये एक राय क्यों बन रही है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक पार्टी बन चुके हैं, और ये जो जजेस के दरमियान ये जो जज आमने सामने आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसका कोई सलूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो सुप्रीम कोर्ट के को मेंटेन करने के, चलाने के जो ज़ाब्ते हैं, उसमें कोई तरीक़ाकार है कि इस तरह चीफ जस्टिस और जजेस आमने सामने आ जाए? क्योंकि हमने देखा था 1997 में भी सजाद अली शाह साहब के खिलाफ इसी तरह एक बगावत हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके नतायज को अच्छे नहीं निकले थे। तो वो इस
तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, तो इसका कोई आपको नुकसान तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के लिए? बिल्कुल नुकसान सामने है। सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह दस्तगीर साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो साख्त है वो साख अपना बिल्कुल मुतासर हो रही है। आपने सज्जाद अली शाह साहब का जिक्र किया। साथ पड़ोसी मुल्क में जो सारे सीनियर जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में हमें शामिल नहीं करते अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब आप इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और पॉलिटिकल केसेस में घूम फिर के वही 3-4 जज साहिबान अगर उसमें शामिल किए जाते हैं तो फिर नेचुरली लोग उस पर एतराज़ करेंगे। देखिए, ये इशू कोई इतना ऐसा ज़्यादा मुश्किल इशू नहीं था इलेक्शन वाला। अगर एक सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि इन 3-4 जज साहिबान के अलावा कोई अहल नहीं है कि वो आईनी मामलात पे कोई फैसला दे सके, या उनकी कोई दयानतदारी में कोई मसला है कि उनको आप शामिल नहीं कर सकते? जब इतना एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, तो उसमें अगर सबकी विजडम शामिल हो जाए तो उसमें क्या हर्ज हो सकता है? और अगर एक बार, चलिए एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब बार बार ये होता है तो फिर नेचुरली शक व शुबात उठेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये चीफ जस्टिस साहब को इसमें कोई अपना कबाहत होनी चाहिए, सबको शामिल करें। और मैं समझता हूं, एटलीस्ट मेरी दानिश में, तो फैसला फिर भी यही आना था अगर सबको शामिल करते, और तब आपके फैसले में इतनी फोर्स होती कि गवर्नमेंट और या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रुकावटें ना आ सकती। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने किया कि अगर फुल कोर्ट का फैसला होता तो उसमें बहुत ताकत पैदा हो जाती और हुकूमत या इलेक्शन कमीशन के पास भागने का कोई रास्ता ना होता। क्या वाकई ऐसा है?